डिफ़ॉल्ट की बात की थी, TDS किस में डिफ़ॉल्ट होता है 7 तारीख तक अगले महीने की पे करना है, मार्च के महीने का 30 अप्रैल तक एंड सो ऑन। और इन 3 सेक्शन में 194 IA, IB एंड M के केस में जो है वो 30 दिन तक मिल जाते हैं रादर देन 7 डेज। सो फटाफट से अगर हम बात करें तो TDS के केस में इंटरेस्ट पेनल्टी कैसे चार्ज होगी 201 सेक्शन के अंदर। अगर किसी को TDS डिडक्ट करना था और उसने वो डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर दिया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया, क्रेडिट नहीं किया, सो उस केस में उस पर्सन पे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। कैसे? अगर हम बात करें 1% के हिसाब से फॉर एवरी मंथ और फ्रैक्शन ऑफ मंथ इट शैल बी चार्ज फॉर ऑन विच सच टैक्स वाज सपोज टू बी डिडक्टेबल। एंड देन अगर 1.5% के हिसाब से चार्ज होगी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, अगर उस डेट से जब वो टैक्स डिडक्ट किया गया और वो टैक्स जो है वो अपने पास ही रख लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, सो जब तो टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया, ठीक है, सो उस केस में 1% और टैक्स डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, खुद के पास ही रख लिया, तो 1.5% के हिसाब से उस पर भी चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर 1%, यहाँ पर 1.5%। सो इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ फॉर डिले इन डिडक्शन, कि डिले ही नहीं, डिडक्ट ही नहीं किया चाहिए था, और 1.5% के हिसाब से कि डिडक्ट कर लिया पर अपने पास रख लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। So different rate of interest will be there in these two different cases as it is with respect to TDS mechanism. Then अगर इंटरेस्ट कब लगेगा? अगर डिडक्टी ने टैक्स पे कर दिया, 201 सेक्शन कहता है कि जैसे हमने बात की, उसको जिसने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके अपने पास ही रख लिया, गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया गया, उसको बोलेंगे हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट। सो उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाएगा और उन दोनों केसेस में ही उस पर फॉलोइंग कंडीशंस अगर जो फुलफिल कर देता है वो, तो फिर उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। या तो रेसिपिएंट को उसने रिटर्न ऑफ इनकम अपनी फर्निश कर दी गई हो अंडर 139 सेक्शन, या रेसिपिएंट हैज़ टेकन इनटू अकाउंट द अबव इनकम इन इट्स रिटर्न ऑफ इनकम। सो या रेसिपिएंट ने टैक्सेस पे कर दिए हों ऑन सच इनकम विच इज़ डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम, या जो रेसिपिएंट है उसने सर्टिफिकेट फर्निश कर दिया हो टू दिस इफेक्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट इन फॉर्म 26A। या बेसिकली अगर हम बात करें इन प्रोविजंस की तो ये कहती हैं कि अगर कोई डिडक्शन नहीं की गई TDS की या कम डिडक्शन की गई TDS की, सो जो पेई है जिसके बिहाफ पे डिडक्शन की गई है, सो अगर वो ये सारी कंडीशंस ऊपर वाली सेटिस्फाई हो जाती हैं तो पेई जो है उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। सो हाउएवर इफ़ वी टॉक अबाउट कि अगर कोई पेयर है उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट कब नहीं मानना है एक्चुअली, सो अगर उसने इंटरेस्ट if he is not treated to being in assessing default, still he will be liable to pay interest under section 201A। सो किस डेट से शुरू होगा? जस्ट ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की या TDS फाइल स्टेटमेंट फाइल करने की, वहाँ से लेकर पेई की रिटर्न डेट तक 1% के हिसाब से उसको चार्ज किया जाएगा। सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिडक्टी who either fails to pay the deduct the TDS or makes a shortfall in the same। देन अगर हम बात करें तो अगर किसी ने डिमांड नोटिस किसी को असेसिंग ऑफिसर ने इशू किया और उस पर उसने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की, सो उस केस में उस पर सेक्शन 156 के अंदर जैसे हम बात करते हैं या 220 के अंदर जो है वो डिमांड नोटिस इशू किया जा सकता है। सो सेक्शन 221 उसको कहता है कि अगर कोई डिमांड नोटिस इशू किया गया सेक्शन 156 के अंदर कि आप टैक्स पे करिए जाए एक्सेप्ट एडवांस टैक्स नॉर्मल असेसमेंट के लिए, सो उस केस में 30 दिनों के अंदर अंदर जब वो नोटिस इशू हुआ है, सो उस पर्सन को जिसने वो इशू किया है और जिस जुरिस्डिक्शन में इशू किया है उस केस में उसको जो है वो बेसिकली जो है वो टैक्स पे करना ज़रूरी है। अगर नहीं पे किया तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये 30 दिन की ड्यूरेशन अथॉरिटीज़ कम भी कर सकती हैं अपने हिसाब से, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के कंसेंट लेके या चीफ कमिश्नर से। सेक्शन 220 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि इंटरेस्ट जो पेमेंट होगी कि अगर उसने टैक्स पे नहीं किया, वो जो 30 दिन की ड्यूरेशन विंडो डोनेशन दी गई है उसको सेक्शन 156 के अंदर जब नोटिस इशू हुआ, सो उस केस में इफ़ द टैक्स पेयर फेल्स टू पे द अमाउंट विच इज़ स्पेसिफाइड इन दैट नोटिस कंसर्न, ठीक है, सो उस केस में जो है 1% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर मंथ के हिसाब से, या फ्रैक्शन ऑफ मंथ है तो उसको भी मंथ कंसिडर किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट कब से चार्ज किया जाएगा? जिस डेट से वो डेट ख़त्म हो रही है, जब वो 30 दिनों की डेट ख़त्म हो रही है वहाँ से लेकर जब तक वो अमाउंट पे नहीं किया जाता उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
देन अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट बिसाइड्स लिविंग दीज डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टीज, इट आल्सो टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन एज वेल। जैसे हमने बात की, कुछ पेनल्टीज मैंडेटरी हैं और कुछ डिस्क्रिशन होती है। टैक्स अथॉरिटीज़ कई केसेस में चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर पेनल्टीज़ को वेव भी कर सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं, वेव ऑफ भी कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस आर ऑल्सो देयर कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, जानबूझ के कोई कंपनी या कोई ऐसा एम्प्लॉयर या कोई लोग जो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं पर गवर्नमेंट को हर साल ही नहीं जमा करवाते, सो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस भी लॉन्च की जा सकती हैं। कोई टैक्स चोरी कर रहा है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन मीन्स उसको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी प्रावधान है और सज़ा भी सख्त सज़ा दी जा सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर दिस आईटी एक्ट। सो पेनल्टी की बात करें, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के केस में अगर किसी ने नहीं पे किया तो सेक्शन 140A बोलता है कि जो पे करना था इंटरेस्ट और फी चार्ज की जाएगी। जैसे हमने बात की लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में 5,000 10,000 तक जो है वो फ़ाइन लग जाता है कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की। सो अगर किसी पर्सन ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया तो उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी, फ़ी भी चार्ज की जाएगी, उसको असेसिंग डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। और अगर किसी ने टैक्स पे नहीं किया, रिटर्न फाइल कर दी, सो उस केस में सेक्शन 221 कहता है कि अगर डिमांड नोटिस इशू हुआ था अंडर सेक्शन 156 जिसकी अभी हमने बात की, या अदरवाइज नॉर्मल कोई असेसमेंट में था, सो उस केस में अगर उसको असेसी को, टैक्स पेयर को असेसिंग डिफ़ॉल्ट मानना है अगर उसने टैक्स पे नहीं किया, और उसके केस में पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी एट द रेट 1% डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिट ऑफ दैट नोटिस पीरियड, और जब तक वो पे नहीं किया जाता। सो ये पॉइंट हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। एंड देन फाइनली लेट अगर फाइलिंग फ़ी है, कोई टीडीएस स्टेटमेंट, जैसे हमने बात की क्वार्टरली फाइलिंग करनी ज़रूरी होती है। जैसे हमने टीडीएस वाले वीडियो सेशन में भी बात करी थी कि जो टीडीएस स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी ज़रूरी है। सो अगर वो फाइल नहीं की गई रिटर्न टीडीएस की, तो सेक्शन 200 सब क्लॉज 3 बोलता है कि जो भी पर्सन है, वो कंपनी हो सकती है, कोई और एंटिटी हो सकती है, जो कि लाइबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और उसकी स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए। सो सेक्शन 234E बोलता है बेसिकली कि अगर उसने वो टीडीएस रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं की तो उस केस में उसको लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में जो है वो लेवी फीस चार्ज की जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो अगर वो डिले होता है तो सेक्शन 234E कहता है कि अगर उसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की, सो उसको उस रिटर्न लेट फाइल करने के साथ साथ एक फ़ी की फॉर्म में, एक पेनल्टी के फॉर्म में 200 रुपये हर दिन के हिसाब से, जितने दिन उसने डिले किया हो, वो जो टीडीएस रिटर्न फाइल ना की गई हो, हर दिन के हिसाब से 200 रुपये एडिशनल एज अ फ़ी, एज अ पेनल्टी चार्ज की जाएगी। हालांकि ये जो 200 रुपये हर महीने के हिसाब से, उतना ये तब तक चलेगा जब तक वो टीडीएस अमाउंट जितना डिपॉजिट करवाना था उसके बराबर है। उससे आगे अगर ये जो पेनल्टी बढ़ जाए तो इसको अलाउड नहीं किया जाता है। जितना टीडीएस अमाउंट था उतनी ही पेनल्टी लग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, 100% ऑफ टीडीएस अमाउंट, बट नॉट मोर देन दैट। सो अगर उसके बाद भी डेज ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं तो पेनल्टी चार्ज नहीं होगी एक्स्ट्रा। और टीडीएस और टीसीएस रिटर्न कभी अकेली फाइल नहीं की जाती, साथ में टैक्स भी फाइल करना ज़रूरी है, सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। देन फाइनली अगर हम बात करें कोई अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग कर दी किसी ने इनकम की, अपनी जानबूझ के इनकम कम छुपाई या मिस रिपोर्ट, कोई गलत अकाउंट्स पेश कर दिए, सो उन केसेस में भी 270 सेक्शन A जो है वो लाइबल है, अट्रैक्ट होता है, उस पर चार्ज, उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है। रेट पेनल्टी का क्या होगा, 50% तक जितनी इनकम छुपाई गई है उसका 50% जो है वो एज अ पेनल्टी जो चार्ज की जाएगी, उसको सेक्शन 270A के अंदर। हालांकि अगर हम बात करें कई केसेस में जहां पर जो अंडर रिपोर्टिंग हुई मिस रिपोर्टिंग के कारण, सो उस केस में जो टैक्स पेयर है उसको पेनल्टी है 200% तक लग सकती है कि मिस रिपोर्टिंग भी थी और उसके कारण फिर अंडर रिपोर्टिंग भी की, दोनों चीज़ें हुई, तो उस केस में 200% तक की पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। सो उस केस में अगर हम बात करें तो डिफरेंट चीज़ें कंसिडर होती हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल की गई थी, ड्यू डेट से पहले या 143 के अंदर, कोई नोटिस के अंदर रिटर्न फाइल की गई। अगर किसी ऐसी एसएससी कि हम बात कर रहे हैं जिस पे मैट प्रोविजन लागू हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या AMT प्रोविजंस, सो उनके केस में 115 JB और JC के कंसीडर किया जाएगा इनकम को क्राइटेरिया। अगर किसी ने रिटर्न फाइल ही नहीं की या रिटर्न फाइल की पहली बार अंडर सेक्शन 148, सो उस केस में अगर इनकम उसकी जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ये पेनल्टी चार्ज होगी। कोई रीअसेसमेंट का केस है तो उसके केस में अगर इनकम जो असेस हुई थी उससे रीअसेसमेंट में ज़्यादा इनकम
फाइंड आउट होती है तो अंडर रिपोर्टिंग और मानी जाएगी। लॉस को असेस किया गया और लॉस हमने कम असेस किया, असेसी ने ज़्यादा क्लेम किया था पर्सन ने, सो उसको भी अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग रादर क्लेम किया जाएगा। और ये प्रोविजंस 50% तक, और अगर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग दोनों होती हैं तो उस केस में जो है 200% तक चार्ज किया जाएगा। अंडर रिपोर्टिंग पे 50% है, मिस रिपोर्टिंग और जब अंडर रिपोर्टिंग हो ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग तो 200% है। देन कंपनी मिस रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो मिस रिपोर्टिंग में फॉलोइंग केसेस हैं। मिस रिपोर्टिंग किसे मानना है, ये सारे केसेस को जो हम बात करें, कोई फैक्ट छुपाया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत उसमें कोई एंट्रीज कर दी, कोई ऐसा खर्चा क्लेम कर लिया जो कि एक्चुअल में जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई गलत एंट्री रिकॉर्ड कर ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई ऐसी एंट्री रिकॉर्ड है जिसकी रसीद ही नहीं है, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो कि रिपोर्ट करनी थी बट नहीं रिपोर्ट की गई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो इन सब केसेस को माना जाएगा मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। सो सिमिलरली अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने अपने शेयर्स हाई प्राइस पे जानबूझ के बड़े रेट पर बेच दिए फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा, सो जो डिफरेंस है उसको भी उसकी इनकम कंसिडर किया जाएगा और इसको बोलते हैं एंजल टैक्स। फिर उस पर एंजल टैक्स कंसिडर लगता है, उस जो चार्ज होगा डिफरेंशियल इनकम का उसको बोलेंगे एंजल टैक्स। हालांकि अगर हम बात करें स्टार्टअप्स को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के इस नोटिफिकेशन के से इस एंजल टैक्स के दायरे से बाहर किया गया। सो उन पे अगर शेयर्स दिए जाते हैं और वो जो कंडीशंस इस नोटिफिकेशन के अंदर हम फुलफिल कर दें स्टार्टअप, सो उस केस में उन पे एंजल टैक्स जो है वो लेवी नहीं होता। देन कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में पनिशमेंट क्या है, 278B सेक्शन बात करता है। और ये सेक्शन बोलता क्या है, बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि अगर कंपनी के केस में कोई ऑफेंस हुआ, ऐसा पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन या कोई डिले हुआ, टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की, सो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे उस कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, सीईओ और एनी अदर टेक्निकल लेवल ऑफिसर्स एंड सो ऑन, उन सबको ही उस गिल्टी माना जाएगा उस अपराध का, उस ऑफेंस का, और सबके अगेंस्ट ही प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट या पेनल्टी चार्ज दे कुड बी लाइबल फॉर द सेम। सेक्शन 201 कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर कोई फेल करता है, डिडक्ट नहीं करता या पे नहीं करता। सो अगर इन एंड दिस सेक्शन इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी। सो उस केस में अगर तो किसी ने कोई डिडक्ट अमाउंट किया ही नहीं इस प्रोविजंस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस थी उस कंपनी ने, या जैसे सेक्शन 192 हमने सैलरी इनकम की बात की थी और उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की बात की थी। सो कोई एम्प्लॉयर है उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, सो उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं वो सारे के सारे ही कंपनी के जो भी अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं उन सबको ही गिल्टी माना जाएगा। हाँ, हालांकि वो पर्टिकुलर पर्सन अगर ये शो कर सके कि ये जो ऑफेंस हुआ है उसकी नॉलेज के बिना हुआ है या उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ईमानदारी से कि ये चीज़ ना हो बट स्टिल ये चीज़ हुई है, सो उस केस में उसे अलाउ किया जाएगी, एग्जम्पशन दे दी जाएगी, उसको उस पर चार्ज नहीं कुछ लगेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसे। अदरवाइज सबके सब जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं कंपनी के, सबके सबको लाइबल माना जाएगा। और अगर कोई ऑफेंस कंपनी ने कमिट किया है सो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको ही प्रिंसिपली गिल्टी माना जाएगा। जबकि वो अगर वो शो कर दें कि उन्होंने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस की थी, सो उन सबको देन दे कैन बी एक्सोनरेटेड। फाइनली प्रोसिक्यूशन की बात करें तो प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या है कि सज़ा का प्रावधान, कि पेनल्टी तो लग गया कि मॉनेटरी पेनल्टी, इंटरेस्ट लगा, चार्ज कर दिया, फाइन लगा दिया, फीस लगा दी, प्रोसिक्यूशन है सज़ा। सो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी की जा सकती है, सज़ा भी हो सकती है कई प्रोविजन के अंदर। वो कौन कौन सी हैं, इसका पर्पज़ क्या है, बेसिकली इनका पर्पज़ है कि जो जानबूझ के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो जानबूझ के टैक्स को चोरी करना चाहते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाया, या जानबूझ के बार बार प्रोविजंस को डिफ़ॉल्ट करते हैं, सो उनको एक नकेल कसी जाए उन पे। सो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि चैप्टर 22 के अंदर इनको डील किया जाए। सो बेसिकली अगर हम बात करें रूल 30 जो है वो इनकम टैक्स रूल का बात करता है कि जो भी डिडक्टर है वो जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसको स्टिपुलेटेड पीरियड जो हमने बात की 7 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर टीडीएस डिपॉजिट करवाना है। अगर वो नहीं डिपॉजिट करवाता तो उसके केस में फिर सेक्शन 270B7
276B जो है वो उसके अंदर उसको प्रोसिक्यूशन भी की जा सकती है, पेनल एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जा सकता है। सिमिलरली सेक्शन 277AA वो एक विंडो देता है, हालांकि अगर जिस पर्सन ने TDS डिडक्ट किया बट जमा नहीं करवाया उसको एक ऑप्शन देता है कि वो अगर उसके पास एक जेन्युइन रीज़न है, बता दे वो कि इस कारण से मैं ड्यू डेट तक TDS जमा नहीं करवा पाया, रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उसको एक एग्जम्पशन मिल जाती है, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। सो ये 277AA को उसको विंडो ऑप्शन एक रिलीफ बताती है उस पर्सन को कि अगर वो जेन्युइन रीज़न दे दे कि किस कारण वो TDS जमा नहीं करवा पाया, सो उस केस में उसको एग्जम्पशन मिल सकती है, अदरवाइज पेनल प्रोविज़न 276B के अंदर चार्ज होंगी। सो ये प्रोविजंस जो बेसिकली कहती हैं कि रीजनेबल कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रीजनेबल कॉस्ट जो है ना वो बताना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी प्रोटेक्शन मिल पाएगी 277AA की, अदरवाइज तो फिर वो पेनल एक्शन चार्ज होगा 276B के अंदर। सो 276B कहता क्या है कि अगर किसी ने फेल कर दिया, गवर्नमेंट को पैसा जमा नहीं करवाया जो उसको करवाना चाहिए था इन चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर 12D के अंदर या चैप्टर 17B के अंदर, सो उस केस में अगर गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं किया, अमाउंट पैसा नहीं जमा कराया, TDS जो उसने डिडक्ट किया या जो उसको और कोई टैक्स पेबल था, सो उस केस में इन रिलेशन टू 1150 जो डिविडेंड्स की बात करते हैं 10 लाख से ज़्यादा, या 194 की बात हो, B की बात हो, जो PF के कंट्रीब्यूशन में हमने भी बात की थी, देन दे शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजमेंट, उनको सख्त सज़ा का प्रावधान है 3 महीने से लेकर 7 साल तक, और साथ में फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। अब इसकी सेवेरिटी क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें जिन्होंने डिडक्टर ने जो TDS रेमिट नहीं किया, अपने पास डिडक्ट कर लिया, सो उनको 1.5% के हिसाब से पहले हमने बात की थी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है फिर, ठीक है, और उसके साथ अब उनको सज़ा का भी प्रावधान है, डंडा है कि अगर वो उन अपने पास रख लेंगे अमाउंट TDS डिडक्ट करके और गवर्नमेंट को नहीं जमा करवाएंगे, सो उसको इसमें इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही होगा, बट जो जानबूझ के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो फिर भी नहीं मानते, सो उनके लिए सज़ा भी है कि वो 3 महीने से लेकर 7 साल तक उनको फिर जेल में भी डाला जा सकता है इस चीज़ के लिए, अगर वो बार बार कर रहे हैं, और साथ में स्पेशल फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग एक हमारे पास केस भी है, अगर हम बात करें ITO वर्सेस फिरोज़ अब्दुल गफ़ार नादियादवाला 2014 का। नादियादवाला अगर हम आपको याद हो, नाडियाडवाला जिसको बेसिकली बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो प्रोमिनेंट फिल्म मेकर हैं, फिल्म बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर हैं, सो इन्होंने TDS डिडक्ट कर लिया फिल्म प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और वो गवर्नमेंट को 12 महीने से ज़्यादा जमा ही नहीं करवाया। सो ये मुंबई की कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इनको 3 महीने की सज़ा हुई थी। सो हालांकि डिफरेंट प्रोविजन हैं, डिफरेंट कोर्ट्स ने अभी भी प्रोनाउंसिएशन की है, कई कोर्ट्स इसको 276B के अंदर अगर कोई TDS नहीं भी जमा करवा रहा तो उसको भी माफ़ कर देती हैं, सज़ा नहीं उसको देते, इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, बट सज़ा नहीं होती। बट मुंबई कोर्ट ने इस केस में, और कई ऑल जुरिस्डिक्शन के डिफरेंट कोर्ट्स ने इस केस में पेनल प्रोविजन जो सज़ा है उसको प्रोसिक्यूशन को भी अपहेल्ड किया है कि वो भी लगाई जा सकती है। सो इस केस में नाडियादवाला जो कि फेमस प्रोड्यूसर है, उनको 3 महीने तक की सज़ा इम्प्रिजनमेंट का जो ऑर्डर मुंबई कोर्ट ने किया था। देन अगर हम बात करें बेसिकली इंस्टेंसेस ऑफ विलफुल अटैम्प्ट जो होता है, जानबूझकर टैक्स चोरी करना या रिटर्न फाइल नहीं करना या TDS नहीं देना गवर्नमेंट को, 25 लाख तक CBDT ने अलाउ कर दिया कि अगर 25 लाख तक ये इश्यूज़ हैं इन केसेस में, तो उस केस में क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी। अगर 25 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है जो डिस्प्यूट में है, वो TDS चाहे डिडक्ट करके रख लिया अपने पास या रिटर्न फाइल नहीं किया और जो टैक्स पेमेंट था वो 25 लाख तक था, या विलफुल अटैम्प्ट था, इवेड किया किसी ने जानबूझ के टैक्स, अगर वो 25 लाख तक की लिमिट है जिसके बारे में डिस्प्यूट है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके बारे में नहीं होंगी। ये CBDT ने सर्कुलर इशू कर दिया था 2019 में इस केस के कॉन्टेक्स्ट में बाद में। सो अगर हम बात करें इससे ज़्यादा का अमाउंट है 25 लाख के ज़्यादा, फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान बेसिकली होगा। सो बेसिकली ये प्रोविज़न यही कहती है कि अगर कहीं 25 लाख से ज़्यादा का TDS या उससे कम का है और जो डिले किया गया डिपॉजिट में 2 महीने का ही डिले था, उससे ज़्यादा नहीं था, सो उस केस में नॉर्मली हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। अगर करनी भी है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी पड़ेगी 2 चीफ कमिश्नर्स की या डायरेक्टर जनरल की, जो है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलेजियम की, उनका जो जॉइंट एक कॉलेजियम बनेगा वो अप्रूवल देगा, तभी इश्यू की जा सकती है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस केस के बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर केस एंड फैक्ट्स एट हैंड। अदरवाइज इतनी अमाउंट तक हो, लिटिगेशन हो और इतनी ड्यूरेशन हो, तो जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करनी, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, कोई और चीज़ फ़ी वगैरह लगा सकते हो, बट क्रिमिनली प्रोसिक्यूट सज़ा का प्रावधान नहीं करना।